उसका OH ग्रुप और दूसरा होगा कार्बन नंबर 4। तो ऐसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज होगी तो उसे हम कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। बहुत ही आसान से टर्म है। लिबरेटिंग वाटर मॉलिक्यूल, जाहिर है जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे क्योंकि कंडेंसेशन का प्रोसेस है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगी। तो आप ये पहले जहन में रखें। तो ये जो जाहिर है जैसे अभी हमने पढ़ा कि माल्टोज जो शुगर है, दो अल्फा ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से माल्टोज शुगर बनता है, दो अल्फा ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से माल्टोज शुगर बनता है, और इसके दरमियान जो बॉन्ड और लिंकेज होगा उसे हम कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड। वन क्यों? वाई? बिकॉज पहली ये आप हमेशा जहन में रखें, अल्फा तो ये दोनों OH ग्रुप जो है डाउनवर्ड है, दोनों अल्फा शुगर है तो OH ग्रुप दोनों डाउनवर्ड है। तो इनमें एक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, यही सेम डायग्राम है, एनटीबी की डायग्राम है, वहीं से हमने ली है। तो इसका मतलब है 1 एंड 4 के दरमियान एक लिंकेज और बॉन्ड बना है। इस लिंकेज को और बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऑक्सीजन की शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बना है उसे हम कहेंगे कि ये जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। किसके दरमियान? एक है मोनोमर है जिसमें कार्बन नंबर 1 था, और जो दूसरा मोनोमर जो अल्फा ग्लूकोज का था उसका कार्बन नंबर 4। तो बॉन्डिंग बनेगी तो उसे हम कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड। बॉन्डिंग जो बनेगी उसे हम कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हर एक जैसे डाइसैकेराइड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, ये सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप नोट करते जाएंगे। और कौन से मोनोमर है, जैसे एसटीबी में तो जस्ट लिखा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बट यहाँ भी आपने देखा अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज इज माल्टोज। ठीक है, इसी तरह से पहले आपने सक्रोज भी पढ़ा। तो इसी तरह से आप देखिए उनकी जो मोनोसेक्राइड है, कौन से कंपोनेंट है, कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, दो ये एडिशनल क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद करने। इस तरह के पैटर्न के हवाले से जो क्वेश्चन होंगे जो आपको याद करने। ठीक है, मेमोराइजेशन का काम अगेन क्रैमिंग का काम जो है ज्यादा है, फिर से क्रैमिंग का काम ज्यादा है। नंबर 3 जो डाइसेक्राइड है दैट इज कॉल्ड द लैक्टोज। लैक्ट लफ्ज की मीनिंग ही जैसे मिल्क होती है, वेयर देयर इज लैक्ट यू मीन मिल्क। जहां पे भी लैक्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग होती है मिल्क होती है। ठीक है, तो लैक्टोज शुगर कॉमनली फाउंड इन मिल्क। मिल्क शुगर के साथ कॉमनली इसे मिल्क शुगर कहते हैं। और आपको पता है कि गैलेक्टोज जैसे एक मोनोसेक्राइड था, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज इज लैक्टोज, और वेयर देयर इज लैक्ट यू मीन मिल्क, यानी ये जो इसे कॉमनली हम कहेंगे मिल्क शुगर। एक कॉमन नेम भी होते हैं, जैसे आपने देखे हर एक ग्लूकोज का एक एनदर नेम कॉमन नेम भी होता है, उसको भी आप याद करेंगे कॉमनली इसे क्या कहते हैं। जैसे ये तो जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसका ये जो केमिकल नेम है, बट आप जैसे देखिए कि इसका एक कॉमन नेम और जनरल नेम भी है। तो जनरल नेम हर एक शुगर का आपको याद करना भी जरूरी होता है। ठीक है, द लैक्टोज इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। इससे पहले देखें दोनों अल्फा थे, अब ये जो है बीटा है। ठीक है, ये जहन में रखें, अब ये दोनों बीटा हैं। और बॉन्डिंग कैसे होगी, किस तरह की होगी, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें फिगर 2.16 जो है एनटीबी के अंदर वही सेम। तो इसमें देखेंगे इन दिस रिएक्शन द OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज रिएक्ट्स विद द OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 4 ऑफ द ग्लूकोज लिबरेटिंग ए वाटर मॉलिक्यूल बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। शुरू में आपने जैसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ा था, उसके बाद जैसे ये जो है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जिसकी रिजल्ट में लैक्टोज बनेगा। और ये दोनों बीटा बीटा जैसे बीटा गैलेक्टोज है और प्लस बीटा ग्लूकोज है, उससे जो है ये लैक्टोज बना, और बॉन्डिंग का नेम होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर बॉन्ड। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं और आप इनको याद करेंगे, मेमोराइजेशन क्रैमिंग करके बॉन्डिंग कौन से मोनोमर है ये याद करते जाएंगे, कौन से मोनोमर है ये इनको आप आहिस्ता आहिस्ता याद करते जाएंगे। बॉन्डिंग भी है, मोनोमर भी है, तो इनका कॉमन नेम भी है। थोड़े से अगर किसी जगह पे किन के जो यूज हैं, इस्तेमाल हैं, वो भी देखते जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है इन कार्बोहाइड्रेट्स को डील करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो मींस जैसे एसटीबी के अंदर वेरी सिंपल थी, वेरी सिंपल थी। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल है, न्यू पॉइंट्स जो भी होंगे वो हम आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलीसेकेराइड, पॉली लफ्ज की मीनिंग जैसे मैनी होती है, हाउ मैनी। जैसे आपको पता है कि सिंपल शुगर जो मोनोसेकेराइड होते हैं यानी दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, उनके अंदर जैसे एक ही यूनिट है। डाइसेकेराइड जिसमें यानी दो मोनोमर से डाइसेकेराइड बनता है,
3 to 10 जो होते हैं डेक्स्ट्रिन है, ये डेक्स्ट्रिन और डाइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आते हैं। और देन 11 से लेकर 1000 तक जो आगे जो सेक्राइड्स यूनिट्स हैं वो जो है यकीनन पॉलीसेक्राइड है, 11 से आगे स्टार्ट होते हैं। तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड more than 10 means 11 से स्टार्ट, more than 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर कॉल्ड द पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये एनटीबी में जैसे लिखा हुआ है, एनटीबी के अंदर ऐसे पॉलीसेक्राइड की डेफिनेशन है, मोर देन 10 मींस 11 से आगे स्टार्ट होंगे। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग ये होती है जैसे इसमें एक सेलुलोज भी है जो सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, स्टार्च है प्लांट का रिजर्व फूड भी है, और इसी तरह से इसमें ग्लाइकोजन जो एनिमल्स का रिजर्व फूड भी आता है। तो यानी इसी वजह से हम इसे कहेंगे, और डाइवर्स ग्रुप भी है, काफी सारे इसके जो वेरियस टाइप्स भी होते हैं पॉलीसेक्राइड के। तो यानी ये इसे हम कहेंगे द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड विच आर कंपोज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड आर कॉल्ड होमोपॉलीसेक्राइड। बायोलॉजिकल साइंसेस में जैसे आपने पढ़ा है, जैसे होमो और दूसरा लफ्ज है हेटेरो। होमो लफ्ज की मीनिंग होती है सेम और सिमिलर, और हेटेरो लफ्ज की मीनिंग होती है डिफरेंट। अगर कंडेंसेशन के दौरान जो मोनोसेक्राइड सारे एक जैसे हों तो उसे हम कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। अगर जो है ये कंडेंसेशन के दौरान जो पॉलीसेक्राइड में कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए जो जाहिर है एक पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल जो बनेगा उसमें जो जाहिर लिंक होने वाले जो होंगे मोनोसेक्राइड वो डिफरेंट होंगे, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो होमोपॉलीसेक्राइड, हेटेरोपॉलीसेक्राइड दो लफ्ज है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। पॉलीसेक्राइड्स व्हिच आर कंपोज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड दे आर कॉल्ड द होमोपॉलीसेक्राइड। जिसके एग्जांपल है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। तो हमारे जो मॉडिफाइड जो सिलेबस है पीएमसी का उसमें आप जैसे देखेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज की डिटेल पूछी गई है, बट जैसे अब हम पढ़ लेंगे इनको, काइटिन को भी पढ़ लेंगे। हो सकता है पता नहीं सवाल आ भी जाए, तो क्योंकि ऊपर जो टॉप पे जो हेडिंग है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जनरली पढ़े हैं, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जनरली पढ़े, तो जरा थोड़ा इसको देखिए, 2-3 मिनट की काम होगा ये काइटिन पढ़ना। तो बहरहाल वेयर इज द पॉलीसेक्राइड व्हिच आर कंपोज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड आर कॉल्ड द हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो देखिए बायोलॉजिकल साइंस में ऐसे स्टेटमेंट या सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, आप सिंगल टर्म को आप इसको ब्रेक करके मीनिंग निकाल सकते हैं। पॉलीसेक्राइड यानी मेनी मोनोसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड कि उसमें जो कंडेंसेशन के दौरान सारे जो मोनोसेक्राइड होंगे एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे तो होमोपॉलीसेक्राइड, अगर डिसिमिलर होंगे तो हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो ये होमो हेटेरो लफ्ज याद करें तो आप डेफिनेशन भी याद कर लेंगे, विद एग्जाम्पल से याद करना होता है। ये मेन पॉइंट होती है कि हर एक कैटेगरी के एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज में है भी काफी सारी चीजें याद करने वाली चीजें हैं, तो आप इनको याद करते जाए कि यानी होमोपॉलीसेक्राइड की कौन सी कैटेगरी में जो उसमें कौन से जैसे एग्जाम्पल आते हैं, हेटेरो में कौन से आते हैं। होमो में आपने जैसे पढ़ा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन आते हैं, और हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो है उसमें एगर है, ये अल्जी के अंदर पाया जाता है, पेक्टिन है, पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसमें पाया जाता है। पेक्टिन जो है आपको पता है कि सेल वॉल की जो मटेरियल में पेक्टिन सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, तो ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में आता है। और इसी तरह से पेप्टिडोग्लाइकन जो है बैक्टीरियल सेल वॉल है उसका कंपोनेंट है। और अगर जो है सेल्यूलोज, अगर जो है ये अल्जी होते हैं उनकी सेल वॉल का एक मटेरियल होता है, और लेबोरेटरी माइक्रोबियल जैसे कल्चरिंग होती है, ग्रोथ होती है, उसमें एगर प्लेट भी बनाई जाती है जिसपे माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है। बहरहाल इसके इस्तेमाल है, कोई डिटेल यहाँ पे नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल है, आपको याद करना है कि एगर है, पेक्टिन है, और नंबर 3 जैसे पेप्टिडोग्लाइकन है, ये जो है हेटेरोपॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में आते हैं। जस्ट आपको एग्जाम्पल याद करने तो इनको आप याद करते जाएंगे। उसके बाद पॉलीसेक्राइड फंक्शंस एज अ चीफली एज अ फूड एंड एनर्जी स्टोर्स। जैसे ये देखिए जनरल कैटेगरी, जैसे स्टार्च है फूड है, फूड सोर्स प्लांट का रिजर्व फूड है, ग्लाइकोजन है एनिमल का रिजर्व फूड है, एंड एनर्जी स्टोर्स जाहिर है अब इसमें जो स्टार्च है या ग्लाइकोजन है रिजर्व फूड है, तो इसमें एनर्जी स्टोरेज का जिक्र है, जैसे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है। प्लस में पॉलीसेक्राइड का एक काम और भी स्ट्रक्चरल मटेरियल है। स्ट्रक्चरल मटेरियल की मीनिंग है जैसे सेल्यूलोज इज द सेल वॉल, जैसे आपको पता है सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, तो सेल वॉल स्ट्रक्चरल मटेरियल में आती है। जैसे सेल्यूलोज एंड काइटिन जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल मटेरियल में आते हैं।
तो ये ओवरऑल पॉलीसेकेराइड के काम क्या हुए, पॉलीसेकेराइड का काम ये हुआ कि फूड एंड एनर्जी स्टोरेज प्लस में स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं पॉलीसेकेराइड। तो अब हम जो है इनकी कैटेगरीज में जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज को सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएंगे। तो जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें सबसे पहले हम जो है सेल्यूलोज की तरफ आते हैं। सेल्यूलोज नहीं बट ये स्टार्च कैटेगरी है। तो यू नो वेरी वेल कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, प्लांट्स का रिजर्व फूड है या स्टोर्ड फूड है। जैसे आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इनिशियली या स्टार्टिंग में जैसे ग्लूकोज बनता है, देन जो है अगर इसकी स्टोरेज हो जाए तो वो स्टार्च की सूरत में होगी। रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। जैसे हमारे एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, इनके अंदर स्टार्च होती है। जैसे व्हीट का सीड जिसकी हम रोटी पका के जो खाते हैं इसके अंदर स्टार्च है, बार्ली है इनके अंदर स्टार्च है, इसी तरह से राइस है इनके अंदर स्टार्च है, पोटेटोज के अंदर स्टार्च है, अंडरग्राउंड स्टेम पोटेटो इसके अंदर स्टार्च है। इसी तरह से काफी सारे वेजिटेबल्स उनकी लीव्स के अंदर भी जैसे मीन्स लीफी वेजिटेबल्स काफी सारे उनमें भी जैसे वेजिटेबल्स काफी उनके फ्रूट्स जो है उनके अंदर भी लीव्स नहीं फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर जो है स्टार्च है। तो इसी तरह से जो स्टार्च मालिक्यूल जो है एक उसमें रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट्स होता है, तो स्टार्च के बारे में जो हेडिंग्स हैं उसमें सबसे पहले हम इसकी जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्च, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलेज एंजाइम है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दो चेन होती है। जैसे स्टार्च जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक स्ट्रेट चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स होती है, प्लस में ब्रांच चेन ऑफ मोनोसेकेराइड होती है। जैसे ये स्ट्रेट चेन है तो अगर हम इसमें कहें कि ब्रांच चेन होगी तो यानी यहाँ पे भी जैसे एक और साइड में ब्रांच निकल सकती है, तो इसे हम कहेंगे ये ब्रांच चेन है, ये ब्रांच चेन है। और ये जस्ट सिंपल होगी तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में जो से अमाइलोस इज अनब्रांच्ड, अनब्रांच का मतलब है, अनब्रांच का मतलब है जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है बिल्कुल स्ट्रेट जो होगी तो उसे हम कहेंगे अनब्रांच्ड। यानी लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज इन विच ग्लूकोज आर अटैच्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जिनको आपको याद करना होता है कि यानी अमाइलोस जो चेन होती है उसके अंदर जाहिर है ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे, तो किस चेन के जरिए लिंक्ड होंगे या कनेक्टेड होंगे, वो चेन होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। स्टार्च के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर ओनली। अमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल है। अब हम देखेंगे कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे बनती है। ये अमाइलोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे बनती है, आपको टर्म ये याद करना है कि अमाइलोज के अंदर जो लिंकेज होगी या बॉन्डिंग होगी वो होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये हमारे एनटीबी में भी ऐसी शायद डायग्राम मौजूद है जिसमें आप जैसे देखेंगे कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में है कि अमाइलोज जो एक लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स because hydrogen bonding amylose acquires spiral structure that contains 6 glucose molecule unit per turn हम आते हैं। तो यानी सबसे पहले देखें कि यानी अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज जैसे अल्फा डी ग्लूकोज उनके दरमियान क्या होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, 1 नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज कहेंगे, इस तरह से बनेगी। प्लस में आप एक और भी चीज देखेंगे कि जैसे इसमें जैसे स्पाइरल मैनर है, जैसे स्पाइरल मैनर के अंदर क्या है, स्पाइरल स्ट्रक्चर कंटेन्स 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न। स्पाइरल की मीनिंग होती है क्वाइल्ड, तो यानी एक क्वाइल के अंदर जैसे क्वाइलिंग होगी, जाहिर है ये अमाइलोज जो है एक चेन ऑफ मोनोसेकेराइड है, बट इसके अंदर किन किन जगहों पे जैसे स्पाइरल अरेंजमेंट होती है, तो स्पाइरल अरेंजमेंट के अंदर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न होते हैं, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न होते हैं, एक टर्न के अंदर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ये स्पाइरल स्ट्रक्चर देखें, स्पाइरल स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न है, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न होते हैं, एक टर्न के अंदर जैसे 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे 1 टर्न के अंदर। जैसे ओवरऑल जैसे इसकी स्ट्रक्चर हमें जैसे स्ट्रेट चेन की सूरत में अनब्रांच है, बट जैसे
जो थोड़ी क्वाइलिंग होती है तो उसमें क्या होगा, स्पाइरल स्ट्रक्चर में कंटेन 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न। एक ये पॉइंट याद करनी है, और दूसरी पॉइंट ये याद करनी है कि इनके दरमियान जो है बॉन्डिंग होगी वो होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अनब्रांच है, ये 3 जो है मेन फीचर्स होती है किसकी, अमाइलोज की। अमाइलोज के बाद जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन है, जैसे अमाइलोपेक्टिन है स्टार्च के अंदर, जैसे अमाइलोपेक्टिन है, यही सेम पॉइंट जो हमारे एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है, एसटीबी के अंदर भी जैसे ये सेम पॉइंट्स लिखी हुई है, बट इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। तो ये ब्रांच कैसे होती है, अमाइलोपेक्टिन हैज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, मींस लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो है, लीनियर भी है, प्लस में इनकी यहाँ जो ब्रांच भी होती है, लीनियर प्लस में ब्रांच भी होती है, ये सारे ब्रांच चेन की सूरत में आते हैं, लीनियर प्लस ब्रांच में है। तो अमाइलोपेक्टिन हैज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, linear chain of glucose, but more chains glucose in the form of branches are also attached by alpha 1,4 glycosidic linkage, alpha 1,4 glycosidic linkage के जरिए जिससे अटैच है। एंड इट इज आल्सो कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे आपने पढ़ा था इससे पहले अमाइलोज जो है सॉल्युबल इन वाटर है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो आप जैसे देखें कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिससे वही सेम 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, 1 एंड 4 नंबर कार्बन में। ये तो हुआ इसी जैसे स्ट्रेट चेन की सूरत में। बट आप जैसे देखें इसके अंदर एक और ब्रांच भी निकलती है, ब्रांच भी निकलती है। तो जब ब्रांच होगी तो उसमें कौन सी लिंकेज होगी, उसमें लिंकेज होगी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। वो कहाँ होगी, जैसे ये स्ट्रेट चेन है तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है और ब्रांच का, और ये कार्बन नंबर 6 है, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बनेगी, तो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कहाँ पे, जैसे ये जो स्ट्रेट चेन थी उसमें एक और ब्रांच निकलेगी, जो ब्रांच निकलेगी यकीनन वो भी मोनोसेक्राइड्स की होगी। तो वो मोनोसेक्राइड जो लिंक होगा किस पैटर्न में होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की सूरत में। स्ट्रेट चेन है तो उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बट उसमें जो ब्रांच निकलेगी, ब्रांच की भी जैसे एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो होगी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंक, किसमें, अमाइलोपेक्टिन के अंदर, अमाइलोपेक्टिन के अंदर, अमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है स्ट्रेट चेन की सूरत में, और जो ब्रांच होगी तो ब्रांच के अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, ऐसे आपको याद करना है। ब्रांच चेन के अंदर अमाइलोपेक्टिन की ब्रांच चेन में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, स्ट्रेट चेन है उसमें जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किए गए हैं, तो यकीनन हम इनको याद करेंगे, नोट भी करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने हैं हमें, ठीक है, ये याद भी करने हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है जैसे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ओवरऑल और जैसे स्टार्च बनने का फिनोमेना है स्टार्च का, जिसमें आप जैसे देखें कि ये स्ट्रेट चेन हुई, स्ट्रेट चेन में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और इसकी ब्रांच है तो ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक चेन है। तो ओवरऑल जैसे देखें कि इसमें स्पाइरल मैनर में भी जैसे अरेंजमेंट मौजूद है, स्पाइरल, स्पाइरल की मीनिंग होती है क्वाइल्ड और हेलिकल फॉर्म में, स्पाइरल मैनर में भी जैसे अरेंज है, तो ये स्पाइरल और कॉइल जो बनेगी, तो आपने देखा कि 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न होते हैं, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न होते हैं। तो इसी तरह से जो स्टार्च है उसके बारे में यहाँ पे और थोड़ी सी डिटेल एक सेकेंड टाइम, कि स्टार्च 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मोनोमर है, ऑल मोनोमर्स इन द सेम ओरिएंटेशन, और सेम ओरिएंटेशन की मीनिंग होती है कि 1 एंड 4, 1 एंड 4, 1 एंड 4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो अल्फा होगा, ये जहन में रखें, की पॉइंट है। तो स्टार्च के अंदर जो ये जो अल्फा ग्लूकोज है ये जहन में रखनी है आपकी, बिकॉज थोड़ी देर में हम इसको कंपेयर लेंगे। तो अल्फा की एक सिग्निफिकेंस है इसमें कि अल्फा ग्लूकोज है, ये सारे जो मोनोमर अल्फा ग्लूकोज के, अल्फा क्यों कह रहे हैं, वाई, बिकॉज जैसे कार्बन नंबर 1 पे डाउनवर्ड जैसे वो ग्रुप है तो उसे हम अल्फा ग्लूकोज कह रहे हैं। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, इस तरह से जो है जो यकीनन जो स्टार्च मॉलिक्यूल बनता है, स्टार्च मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टार्च के बाद जो है ग्लाइकोजन की हेडिंग आती है, स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन आपको पता है कि द रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स है, रिजर्व फूड ऑफ एनिमल्स ग्लाइकोजन है। प्लस में ग्लाइकोजन एसटीबी के पॉइंट्स के हवाले से अगर आप देखेंगे तो फंजाई के अंदर भी रिजर्व फूड है, एज वेल एज फंजाई के अलावा जैसे बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन का जिक्र है। एसटीबी की जो पॉइंट्स हैं इसमें यकीनन इस ग्लाइकोजन की पॉइंट्स जो आपने पढ़ी हुई पेज नंबर 29 है। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड पॉलीसेकेराइड फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया, फंजाई, लिवर एंड मसल टिश्यू ऑफ एनिमल्स। It is commonly known as animal starch, insoluble in water and is stored as a granular form, and its structure is similar to starch. जैसे similar to starch कैसे? Similar to starch ये भी एक क्वेश्चन है कि how similar to starch, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल ये अब जो हम यहाँ पे एनटीबी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एनटीबी के पॉइंट्स है ग्लाइकोजन लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन इज आल्सो इज होमोपोलीसेकेराइड एंड कंपोस्ट ऑफ अल्फा ग्लूकोज। जैसे स्टार्च भी अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है, इसी तरह से ये भी अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है। इट इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ द एनिमल्स, बट आपने देखा एसटीबी के अंदर फंजाई और बैक्टीरिया है, उनके अंदर भी जैसे ये स्टार्च होता है। इट इज मेनली स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल सेल्स। जैसे ये पॉइंट आप देखें ना एसटीबी की कवर हो रही है कि लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर स्टार्च होती है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज एनिमल्स स्टार्च। तो ये भी पॉइंट एसटीबी में मौजूद है, तो एसटीबी भी कवर हो गया। So the digestion of glycogen is quite similar to that of starch. कैसे similar to starch? जैसे आपने पढ़ा कि स्टार्च डायरेक्टली मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले उसका एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट माल्टोस बनेंगे डाइसेक्राइड, देन जो है देन मोनोसेक्राइड इसमें ब्रेक होगी। तो द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन इज इन अ गिवन सैंपल कैन आल्सो बी confirmed by iodine test as it gives a red color with आयोडीन सोल्यूशन। जैसे स्टार्च का कैसे पता चलता है कि वाकई किसी मीडियम के अंदर जैसे स्टार्च मौजूद है, ये केमिकल टेस्टिंग का फिनोमेना है। जैसे अगर स्टार्च किसी एक सोल्यूशन के अंदर स्टार्च मौजूद है, उसके अंदर अगर हम आयोडीन की सोल्यूशन, आयोडीन का जो ड्रॉप्स या उसमें रखें तो यकीनन उस सोल्यूशन का जो कलर अगर रेड मार्क हो जाए तो यानी ये वहां पे ग्लाइकोजन की प्रेजेंस होगी। अगर रेड कलर इन्वायरमेंट का हो जाए आयोडीन की ड्रॉप्स डालने से, या आयोडीन हम रखें प्लस में स्टार्च हो, तो मीडियम अगर वहां पे यकीनन जो जैसे सारी ग्लाइकोजन होगा तो उसका मीडियम जो है रेड कलर का हो जाता है। मीडियम जो है रेड गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन रिजेंबल्स विद द अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था एसटीबी में पढ़ा कि इट इज सिमिलर टू स्टार्च। कौन सा सिमिलर टू स्टार्च? विद अमाइलोपेक्टिन। जैसे आपको पता है कि अमाइलोज तो स्ट्रेट चेन थी और अमाइलोपेक्टिन उसमें एक साइड ब्रांचेस भी निकलती है, तो यानी हम क्या कहेंगे कि ये जैसे अमाइलोपेक्टिन की तरह, बट ग्लाइकोजन हैज मच मोर ब्रांचिंग देन द अमाइलोपेक्टिन। जैसे अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस थी बट उससे भी ज्यादा इसमें ब्रांचेस हैं, तो हम क्या कहेंगे ग्लाइकोजन जो जैसे उसमें काफी सारी ब्रांचेस मौजूद हैं अमाइलोपेक्टिन की तरह। स्टार्च के अंदर जो अमाइलोपेक्टिन है उस तरह से है, स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन की तरह। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि हाउ ये किस तरह से ग्लाइकोजन बनता है और लिंकेज कौन सी लिंकेज होगी। जैसे ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज रेजाइड लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर बॉन्ड 1,4 है। 1,4 आपको पता है कि 1 नंबर एंड 4 नंबर जो जाहिर है ये स्ट्रेट जो चेन होगी, जैसे अमाइलोपेक्टिन में भी यही था, स्ट्रेट प्लस जो उसमें ब्रांच थी, तो ब्रांच कौन सी होगी? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सेट ब्रांचेस। जैसे ये 1,6 ये जैसे स्ट्रेट चेन थी तो उसमें 1,4 है, और उसमें जब ब्रांच निकली तो ये होगी 1,6 लिंकेज होगी। ब्रांच में 1,6 लिंकेज है, 1,6 लिंकेज, और स्ट्रेट जो चेन है उसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड है। तो इसी तरह से आपको याद करना है ग्लाइकोजन, बट ये इसमें मोर ब्रांचेस हैं। ये एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है किससे? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की। ठीक है, तो ये ऐसी 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जैसे हम डायग्रामेटिक जैसे रिप्रेजेंटेशन है उसको जरा देखते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से ये इनकी अरेंजमेंट होती है डायग्राम में। जैसे अमाइलोज के बारे में हमने पढ़ा था ना, अमाइलोज बजाहिर स्ट्रेट चेन है बट इसके अंदर
क्वाइलिंग भी होती है, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न, 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर टर्न होते हैं। अमाइलोस, अमाइलोपेक्टिन है, उसमें भी जैसे आप देखें ये स्ट्रेट चेन है और उसमें ये ब्रांच निकल रही है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच। स्ट्रेट चेन है, इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे 1,4 ग्लाइकोसाइड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड की लिंकेज होगी। जो ब्रांच यहाँ से निकलेगी उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड की लिंकेज होगी। ये देखिए ग्लाइकोजन है, हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि ये अमाइलोपेक्टिन की तरह नजर आएगा। ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन की तरह है, जैसे अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस हैं इस तरह से इसमें भी ब्रांचेस हैं। बट फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि इसमें मोर ब्रांचेस है, इसमें ज्यादा ब्रांचेस है। देखें इसमें बहुत ही ज्यादा ब्रांचेस है, और भी ज्यादा कई ब्रांचेस हैं, तो हम इसे कहेंगे कि इट इज मोर ब्रांच, इट इज मोर ब्रांच। और ये इसमें इतनी ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, मोर ब्रांचेस हैं। ओवरऑल जो इनकी जो शेप जो नजर आएगी ग्रेन्यूल की तरह नजर आएगी, ग्रेन्यूल की तरह नजर आएगी। तो इसी तरह से हमने अमाइलोस पढ़ा, अमाइलोपेक्टिन पढ़ा और ग्लाइकोजन पढ़ा। ठीक है, इनका तीनों का जैसे डिस्टिंग्विशिंग कंपैरेटिवली हमने एनालिसिस भी जैसे लिया है कि जैसे ये जस्ट ओनली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, इनमें दो किस्म की जैसे लिंकेज है, 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एज वेल एज ब्रांच होगी वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। दोनों के अंदर जैसे अमाइलोपेक्टिन है और प्लस में जैसे इस ग्लाइकोजन हम दोनों के अंदर जैसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, दैट इज द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको पता है कि प्लांट सेल वॉल, जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसके अंदर मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल। सेल्यूलोज हम जनरली लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे है वो सेल्यूलोज का है। तो इसी तरह से the most abundant carbohydrate on the earth are in the nature, सबसे ज्यादा नेचर में अर्थ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी ज्यादा जो टाइप्स हैं दैट इज सेल्यूलोज। व्हाई? बिकॉज प्लांट्स हैं उनकी, जैसे प्लांट्स तो बहुत ही ज्यादा होते हैं और प्लांट्स के अंदर जो जाहिर है सेल, जो हर सेल होगा सेल वॉल उसमें होगी, और सेल वॉल केमिकली किसकी बनी हुई है, सेल वॉल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो इस तरह से जो हम कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा है। And homopolysaccharide, but unlike starch and glycogen, it is found by the condensation of hundreds of beta glucose। जैसे हमने कंपेरियन थोड़ी देर पहले ली थी कि हमें इसे याद रखेंगे कि जैसे वो तो हमने पढ़े इससे पहले, वो तो अल्फा ग्लूकोज की जो चेन थी, बट ये जो सेलुलोज होगा ये बीटा ग्लूकोज का होगा। यही मेन पॉइंट है। बीटा क्यों? वाई? बिकॉज OH ग्रुप होगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अल्फा क्यों? OH ग्रुप उसका जो डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है तो उससे वो अल्फा शुगर है। डायग्राम भी हम देखेंगे, बट ये की पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज कहाँ कहाँ पे होते हैं। यानी ये जो सेलुलोज है ये पॉलीमर किसका है? बीटा ग्लूकोज का है, बीटा ग्लूकोज का। So it's a structural carbohydrate of the plant and is a major constituent of the plant cell wall। हम पढ़ते आ रहे हैं। Cotton and paper are the pure forms of cellulose। Cotton और पेपर जिसपे हम लिखते हैं ये भी जैसे सेल्यूलोज की जैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपोजिशन है। इसी तरह सेल्यूलोज शोज नो कलर विद आयोडीन टेस्ट। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ग्लाइकोजन की आयोडीन टेस्ट करने से यानी उसमें रेड मीडियम रेड कलर नजर आता है तो ये ग्लाइकोजन की प्रेजेंस है। और यहाँ पे जैसे विद नो कलर। Structure of cellulose resembles with the amylose sugar in such a way that it has unbranched structure but it has a beta 1,4 glycosidic linkage। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टार्च के अंदर दो किस्म की जैसे चेन्स हैं, एक स्ट्रेट चेन है जिसे हम कहेंगे अमाइलोज और दूसरी जो ब्रांच चेन है उसे हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो ये जैसे अमाइलोज की तरह है, ये जैसे अमाइलोज की तरह। अमाइलोज क्या है? स्ट्रेट चेन है। लिंकेज क्या है? लिंकेज है उसमें अमाइलोज के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। बट यहाँ पे क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, क्योंकि इनके अंदर जो मोनोमर है इनका वो है बीटा ग्लूकोज। इनका जो मोनोमर है वो है बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज का मोनोमर है वो है बीटा ग्लूकोज। इस वजह से लिंकेज क्या होगी? लिंकेज का नेम होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज रेजिड्यू या ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान, मोनोमर्स के दरमियान बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आर बॉन्ड होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस तरह से आप स्टार्च की जो सेलुलोज की पॉइंट्स नोट करेंगे। द मोस्ट एबंडेंट। नंबर 2 जैसे होमोपोलीसेकेराइड है, आपने पढ़ा है कि होमोपोलीसेकेराइड की 3 कैटेगरीज जो थी, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और नंबर 3 इज द सेलुलोज।
यानी एक जैसे ही जो मोनोमर होते हैं तो उसे हम कहेंगे होमोपोलीसेकेराइड। इसी तरह से प्लांट की सेल वॉल जो ऐसी जैसे सेलुलोज की बनी हुई है, कार्टन है, पेपर है, इसमें भी सेलुलोज है, नो कलर इन आयोडीन टेस्ट है। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज रिजेंबल विद द अमाइलोज स्टार्च। अमाइलोज क्या होता है, स्ट्रेट चेन होती है, वहां पे अल्फा शुगर है, यहाँ पे बीटा शुगर है, वहां पे लिंकेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि सेलुलोज की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। सेलुलोज की जो स्ट्रक्चर होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू अदर सेलुलोज मॉलिक्यूल्स कैन अकर एट दिस पॉइंट्स मींस, जैसे आप देखें हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यही जैसी डायग्राम थी जिसमें हमने नोट किया था कि वहां पे अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है। तो बीटा ग्लूकोज इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी समवाट डिफरेंट। किस तरह से अरेंजमेंट, इस तरह से सेलुलोज के अंदर 1,4 लिंकेज ऑफ बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स in every beta glucose monomer is upside down with respect to its neighboring। upside down की मीनिंग होती है एक साइड पे, जैसे इस तरह से अपसाइड डाउन जो है इस तरह से होगी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। लिंकेज का नेम होगा ग्लाइकोसाइड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे ये भी देखें अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन, तो अपसाइड डाउन है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। और इसे हम कहेंगे कि ये बीटा ग्लूकोज, जैसे आपने स्टार के अंदर पढ़ा था अल्फा ग्लूकोज है और ये होगा बीटा ग्लूकोज, और लिंकेज होगी अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन पैटर्न में होगी, जैसे स्ट्रेट ऐसे नहीं अपसाइड डाउन में होगी। तो आपने जैसे देखा भी है कि यानी ये जैसे अल्टरनेटली अपसाइड डाउन इस तरह से लिंकेज होगी, और इसे हम कहेंगे कि ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा नहीं, ये कंपेरेटिवली आप याद करेंगे। तो बीटा क्यों कहते हैं, जैसे आपको पता है कि OH ग्रुप अगर अपसाइड होता है तो उसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। यही सेम जो अल्फा में पोजीशन OH ग्रुप की जो डाउनवर्ड थी तो उसे हम कह रहे थे अल्फा कह रहे थे। तो अल्फा बीटा जैसे ये चीजें आपको पहले जहन में रखनी है। ध्यान लिंकेज किस कार्बन के दरमियान होगी, एक कार्बन जैसे एक मोनोमर होगा उसका कार्बन नंबर 1 है, तो दूसरा जो मोनोमर है उसके कौन से कार्बन के दरमियान लिंकेज होगी, तो इसी तरह से आप याद करेंगे इधर अल्फा बीटा, तो इस तरह से लिंकेज का भी नेम आ जाता है। इसी तरह से आपको पता है कि बहुत ही आसान तरीका है। तो इसमें जो है अल्फा नहीं है तो कौन सी जो लिंकेज होगी, यकीनन जो है इसमें बीटा लिंकेज होती है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने इससे पहले ये पॉइंट देखी है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज रेजिड्यू। तो मोरओवर अब हम इसकी जो है अरेंजमेंट देखेंगे कि हाउ ये किस तरह से अरेंज होता है कि प्लांट्स के हम कहते हैं ना सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो ये सेल वॉल सेलुलोज किस तरह से अरेंजमेंट है, जैसे ये प्लांट का जैसे लीफ है, प्लांट का लीफ है, यकीनन इसके लीफ के भी सेल्स हैं, तो ये इसके अंदर सेल्स के अंदर यकीनन कोई सेल वॉल होगी, सेल की सेल वॉल होगी। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, फाइबर्स की सूरत में होते हैं जिसे हम कहते हैं जैसे माइक्रोफाइब्रिल। इसमें एक और स्टेप भी आता है, हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हर एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर 80 सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, 80 सेलुलोज फाइबर होते हैं। ये पॉइंट एसटीबी में बॉक्स के अंदर लिखी है, एसटीबी में बॉक्स के अंदर लिखी गई है। 80 सेलुलोज के जो है 80 सेलुलोज की चेन्स, जैसे एक दूसरी तीसरी इसी तरह से 80 सेलुलोज की चेन्स होती है, तो वो एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। और देन माइक्रोफाइब्रिल आगे जो है जैसे सेल वॉल का कंपोनेंट होंगे और जैसे प्लांट सेल आगे इस तरह से होंगे। तो यानी ये जो पॉइंट है जिसमें 80 सेलुलोज की जो चेन्स हैं, स्ट्रेट चेन्स सेलुलोज की, एक सिंगल माइक्रोफाइब्रिल, ऐसे मेनी माइक्रोफाइब्रिल, तो एक मैक्रो बनता है, देन सेल वॉल होती है। हम आते हैं बिकॉज इससे जो एसटीबी में ये लिखा हुआ, ओनली ये लिखा हुआ है सेलुलोज जो माइक्रोफाइब्रिल से प्लांट सेल वॉल इस सूरत में अरेंज है, और एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर 80 सेलुलोज की जो चेन्स होती है, 80 सेलुलोज की जो ऐसी चेन्स होती है, तो सिंगल माइक्रोफाइब्रिल। और ऐसे बहुत ही ज्यादा माइक्रोफाइब्रिल होंगे तो वो जैसे आगे क्या बनाएंगे, सेल वॉल बनाएंगे, और सेल वॉल जो है जाहिर है प्लांट सेल की जो बाउंड्री है उसमें।
इसी तरह से इसको और सिंपल पैटर्न में, सिंपल पैटर्न इससे भी ज्यादा सिंपल पैटर्न, जिससे प्लांट लीफ है, उसके सेल्स हैं, और सेल वाल की जो अरेंजमेंट है ना, आपको पता है सेल वाल की अरेंजमेंट सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल क्रिस क्रॉस पैटर्न में होते हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब है जैसे क्रॉस होता है, क्रिश्चियनिटी के हवाले से क्रॉस होता है, उससे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं। तो एक सेल्यूलोज के फाइबर इस पैटर्न में होंगे और दूसरे सेल्यूलोज के फाइबर से क्रिस क्रॉस पैटर्न में होंगे। तो सेल्यूलोज फाइबर्स पहले इसमें जो है मैक्रोफाइब्रिल होते हैं, मैक्रोफाइब्रिल में मेनी जो है माइक्रोफाइब्रिल आते हैं, और हर एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर 80 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल की जो चेन्स होती है, 80 चेन्स, 1 2 3 4 ऐसे 80 जो है स्ट्रेट जो चेन्स जो होती है वो एक माइक्रोफाइब्रिल बनाएंगे, और ऐसे मेनी माइक्रोफाइब्रिल मैक्रोफाइब्रिल बनाएंगे, और मैक्रोफाइब्रिल देन सेल्यूलोज का फाइबर बनाएंगे। और सेल्यूलोज के फाइबर जो है क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज होते हैं, देन जाके प्लांट सेल वॉल बनेगी, और सेल वॉल आपको पता है देन जो प्लांट सेल होता है। ठीक है, ये थोड़ी और डिटेल है, बट एसटीबी के अंदर जस्ट माइक्रोफाइब्रिल का जिक्र है, मैक्रोफाइब्रिल का जिक्र नहीं है। जैसे आप हेडिंग देखें ना प्लांट का, जैसे कोई भी ऑर्गन है, देन उनमें जैसे ये सेल्स हैं, सेल्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, मैक्रोफाइब्रिल की। सेल वॉल के अंदर जैसे सेल्यूलोज के फाइबर हैं, बट उसके अंदर मैक्रोफाइब्रिल है। ठीक है, जैसे अगर हेडिंग देखें तो ये सेल वॉल, और उसमें सेल्यूलोज फाइबर, उसमें सेल्यूलोज फाइबर्स हैं, और सेल्यूलोज फाइबर किसके बने हुए हैं, मैक्रोफाइब्रिल के बने हुए हैं, सेल्यूलोज मैक्रोफाइब्रिल। और मैक्रोफाइब्रिल आगे किसके बने होंगे, मैक्रो मींस लार्ज, तो आगे जो ये माइक्रोफाइब्रिल के बने होंगे। और माइक्रोफाइब्रिल के अंदर क्या होगा, 80 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल होंगे, 80 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल होंगे स्ट्रेट चेन्स की सूरत में, जैसे आपको पता है। तो ये अरेंजमेंट होती है। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज फाइबर की बनी हुई है, सेल्यूलोज फाइबर मैक्रोफाइब्रिल के बने हुए हैं, मैक्रोफाइब्रिल किसके बने होंगे, आगे माइक्रोफाइब्रिल के, और हर एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर 80 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस पैटर्न के तहत जो है ये जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। जैसे देखें प्लांट सेल सेल्यूलोज के बने हुए, और प्लांट सेल जिनकी जो सेल वॉल है यकीनन सेल वॉल सेल्यूलोज फाइबर की बनी हुई है, सेल्यूलोज फाइबर मैक्रोफाइब्रिल की बनी हुई है। हर एक मैक्रोफाइब्रिल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, और हर एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर 80 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस पैटर्न की तहत इनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज फाइबर मैक्रोफाइब्रिल माइक्रोफाइब्रिल, हर एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर 80 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए 80 फाइब्रिल जो सेल्यूलोज के होते हैं ये कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट से आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। पॉलीसेकेराइड, स्टार्च भी हो गया, ग्लाइकोजन भी हो गया, सेल्यूलोज भी हो गया, और अब हम काइटिन को डिस्कस करते हैं। काइटिन जैसे हम एसटीबी में हमने काइटिन के बारे में पढ़ा है कि ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। जस्ट इतना ही हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। उससे पहले ये थोड़ा सेल्यूलोज के बारे में, जैसे सेल्यूलोज के बारे में जो आपने जैसे पढ़ा था ना कि β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक इस तरफ लिंकेज हुई है, दूसरी लिंकेज जो है इस तरफ होगी, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसी तरह से तीसरी लिंकेज होगी वो इस तरह से होगी, इस पैटर्न में होगी। वो पैटर्न आपको दिखाने चाह रहे थे कि एक ये लिंकेज जिस तरह से इस पैटर्न में, दूसरी उससे डाउन होगी, अप होगी, इस तरह से लिंकेज होती है सेल्यूलोज मॉलिक्यूल में, जो टेक्स्ट बुक में भी पॉइंट थी। अच्छा, अब हम आते हैं जैसे काइटिन की तरफ आते हैं। काइटिन के बारे में जैसे हमने एसटीबी में सिंपली इतना ही पढ़ा था कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ, आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है। द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड क्यूटिकल, जैसे आपने पढ़ा है, जैसे फर्स्ट ईयर की लोअर क्लासेस में आपने जैसे पढ़ा है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, आपको याद होगा आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड क्यूटिकल एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन तो एक केमिकल है, मॉलिक्यूल है, तो काइटिन क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। जैसे काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड है। The second most abundant organic compound on the planet Earth, सेकेंड मोस्ट, जिससे सबसे ज्यादा
सेलुलोज था, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। ये सेकंड मोस्ट ज्यादा है, क्यों? वाई? बिकॉज आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोड्स की जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, इस वजह से हम इसे कहेंगे ये सेकंड मोस्ट एबेंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है, होमोपोलीसेकेराइड जो दैट इज है, वो काइटिन इस तरह से। तो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमने कैटेगरी पढ़ी है ना पहले, सबसे पहले जैसे स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज, तो इसमें सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आ जाता है। स्ट्रक्चरल मटेरियल में जैसे सेलुलोज आ गया, स्ट्रक्चरल जो है कार्बोहाइड्रेट में ये काइटिन भी आ गया। वाई? बिकॉज जैसे एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज क्यूटिकल एंड केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, केमिकली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड को क्या कहेंगे? एक्सोस्केलेटन को हम कहते हैं क्यूटिकल, और केमिकली ये किसका बना होगा? केमिकली ये काइटिन का बना होगा। ड्यू टू अकरेंस ऑफ काइटिन फंगल सेल वॉल इट इज आल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। जैसे आपने लोअर क्लास में फर्स्ट ईयर एसटीबी में पढ़ा है कि फंजाई की सेल वॉल जो सेलुलोज की नहीं बनी हुई है, सेलुलोज उसमें नहीं होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन काइटिन की बनी हुई है, तो ये तो भी आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरह से इस काइटिन को फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। जैसे सेलुलोज क्यों कहते हैं? सेलुलोज इसलिए जहन में है बिकॉज सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, क्योंकि ये सेल वॉल जो है फंजाई की है, तो इस वजह से इसका नेम रखा गया है फंगल सेलुलोज। आल्सो इसे फंगल सेलुलोज कहते हैं, बट एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली दैट इज काइटिन। ड्यू टू अकरेंस ऑफ काइटिन फंगल सेल वॉल, इन फंगल सेल वॉल इट इज नोन एज फंगल सेलुलोज। फंगल रेफर्स टू फंजाई, ठीक है, फंजाई में से ये जैसे फंगल टर्म है। अब एंड काइटिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन मोनोमर, जैसे कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन मोनोमर विच इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन क्या होता है, बिकॉज इसका जो जैसे एक मॉडिफाइड ग्लूकोज, जैसे हमने इसको प्रोटीन की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है? बिकॉज इसके जो मोनोमर होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, और ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन है इसमें, जैसे एन एसिटाइल जैसे ग्रुप आ जाता है, तो इस वजह से स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इस वजह से हम उसे कहते हैं कि ये जो है मॉडिफाइड शुगर है, मॉडिफाइड शुगर, प्रोटीन नहीं है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखेंगे, प्रोटीन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इट हैज अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर एंड इज मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे ये जो मॉडिफाइड ग्लूकोज है ये बीटा ग्लूकोज है। क्यों बीटा ग्लूकोज है? जैसे आपको पता है OH ग्रुप जो है अपवर्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज कहते हैं। लिंकेज कौन सी है? 1,4, यानी एक मोनोमर और दूसरा जो मोनोमर है उसका कार्बन नंबर 1 और 4 उनके दरमियान ये बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये हम इसे कहेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जो मोनोमर होगा उसका नेम होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जो एक मॉडिफाइड ग्लूकोज है। तो यानी हमारा जो फोकस अब है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के बारे में, कि वो क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। जैसे देखें ये जैसे आपको नजर आ रहा है कि यानी ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज मोनोमर है, ये ग्लूकोज मोनोमर है, बट ये इस ग्लूकोज को हम कहेंगे ग्लूकोसेमाइन कहेंगे, क्योंकि इसमें एक एडिशनल एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। जैसे ये ग्लूकोज मोनोमर, ये भी ग्लूकोज मोनोमर है, और ये भी ग्लूकोज मोनोमर है, बट लिंकेज जैसे 1,4 है, जैसे आपको पता है। तो ऐसे ग्लूकोज जैसे ये अगेन दोबारा देखें एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसका नेम है एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप। बाकी ये जो है शुगर है, तो इसी वजह से हम कहते हैं ये मॉडिफाइड शुगर है। बिकॉज बाकी तो आपने जैसे स्टार्च के अंदर या जैसे बाकी दूसरे जितने भी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, तो उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम इसे कहेंगे कि ये मॉडिफाइड शुगर है। तो यानी एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप जो अटैच है, एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप जो अटैच है, तो लिंकेज है 1,4 है, 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड, तो इसे हम कहेंगे काइटिन कहेंगे। तो इसे इस कंपोनेंट को हम यकीनन काइटिन कहेंगे। तो अब इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए हैं, अब इसका थोड़ा सा एक कार्बोहाइड्रेट का रिव्यू लेते हैं, कल से हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे।
कल से हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से जैसे यहाँ से देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स पढ़े थे हमने। मोनोसेक्राइड तो वेरी सिंपल शुगर्स हैं, आपको पता है कि सिंपल शुगर है, और प्लस में एक स्ट्रक्चर के हवाले से भी हमने नोट किया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कि उनकी स्ट्रेट जैसे ओपन चेन होती है और दूसरी होती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जैसे ये पॉइंट्स हमने डिस्कस की थी, जिसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन एटम फ्रॉम अल्डिहाइड ग्रुप, ऑक्सीजन एटम फ्रॉम अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विद द सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा? कार्बन नंबर 4। तो इस तरह से एक रिंग बन जाती है, जैसे ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। और इस तरह से जो अब यही सेम जो स्ट्रक्चर थी, अब उसकी जो स्ट्रक्चर रिंग लाइक हो गई है। तो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रेट जैसे ओपन चेन में भी होती है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, हमने ये पढ़ा। उसके बाद जैसे हमने ये पढ़ा था अल्फा और बीटा, ये जो आज जैसे हमने जितने भी जैसे बॉन्डिंग और लिंकेज पढ़े, तो उसमें अल्फा और बीटा बार बार रिपीटेडली यूज हुए, इस्तेमाल हुए। तो अल्फा ग्लूकोज किसे कहते हैं? कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप डाउनवर्ड होता है तो उसे हमें अल्फा कहते हैं, और जैसे ये कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप अपवर्ड है तो उसे हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। और यही जैसे देखें ओपन चेन के अंदर है, तो ओपन चेन के अंदर इस तरह के जो स्ट्रक्चर होगी, बाकी वो रिंग में है, रिंग में आ गई है रिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें OH ग्रुप अगर डाउनवर्ड है कार्बन नंबर 1 पे वो अल्फा, OH ग्रुप जैसे अपवर्ड हो गया तो उसे हम कहेंगे बीटा कहेंगे। तो इस तरह से अल्फा बीटा आपने पढ़ा। अल्फा बीटा पढ़ने के बाद जैसे आपने जैसे एक और स्टीरियो ऐसा टाइम हो गया, बाकी जैसे थोड़ा कल भी हम रिवाइज कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट का। आप फिजिक्स की क्लास सी यू लेटर।